ओके, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमारा चल रहा है चैप्टर। अभी हमें करना है रिजर्व ट्रीटमेंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। ओके, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है, एक बार पूरा स्टोरी देखते हैं। जैसे ए एंड बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, अपना बिजनेस चला रहे थे अच्छे से, तो 1:1 मान लेते हैं इनका रेशियो है। 5 साल इन्होंने काम किया, 5 ईयर्स, और मिलके जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से हर साल थोड़ा अमाउंट ये रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे थे। एक जनरल रिजर्व बना रहे थे, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व। दोनों ने मिलके मान लेते हैं 3 लाख रिजर्व क्रिएट कर लिया है अभी तक 5 साल में। अब जितना भी रेशो होता है ये ओनरशिप बताता है पूरे बिजनेस में, तो इस रिजर्व में भी इन दोनों का ओनरशिप है। कितना कितना है, ए का 1,50,000 क्योंकि इक्वल है, बी का ओनरशिप फिलहाल 1,50,000 है क्योंकि दोनों की 5 साल की मेहनत थी और मिलकर इन्होंने 3 लाख अमाउंट रिजर्व में क्रिएट कर लिया था। अब इस डेट पे जब 3 लाख रिजर्व है, सी एक पार्टनर है जो कि एडमिट होना चाहता है बिजनेस में, राइट। अब ये मान लेते हैं एडमिशन हो गया है और ए बी सी का रेशो अब इक्वली पार्टनर मान लेते हैं, 1:1 है। अब पीएसआर तो ओनरशिप बताती है ना, तो अब इक्वल ओनरशिप इनका इस रिजर्व में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 1 लाख ए का है, 1 लाख बी का है और 1 लाख सी का भी है। बिजनेस में कुछ भी चल रहा है, पीएसआर में ओनरशिप है आपकी, राइट। तो अब देखो यहां क्या प्रॉब्लम हुई, 1,50,000 था इसका और बी का भी 1,50,000 था। पिछले 5 साल सी ने थोड़ी ना काम किया जो उसको 1 लाख मिल जाना चाहिए, इनको भी 1 लाख मिल रहा है, इनको तो नुकसान हो गया। 50,000 मतलब इसका इसके पास चला गया, 50,000 बी का भी सी के पास चला गया। तो ए और बी के लिए तो इनजस्टिस है ये। 5 साल इन्होंने काम किया, उस 5 साल के प्रॉफिट्स में से 3 लाख जमा किया था इन्होंने, रिजर्व क्रिएट किया था। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी रिजर्व है जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले ओल्ड रेशो में। जैसे मैंने आपको बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय भी बताया था, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशो। ये ओल्ड आइटम है, जनरल रिजर्व पुराना बैलेंस है। बैलेंस शीट में कुछ भी लिखा है, सारे पुराने तो बैलेंस है, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी आइटम है वो ओल्ड ही है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जाएगा हमेशा, पूरे पार्टनरशिप में। तो 3 लाख को ये ओल्ड रेशो में, मतलब आधा आधा, 1:1, 150 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मिलके तीनों, जब नया पार्टनर आएगा, कोई रिजर्व नहीं है अब इनके पास क्योंकि 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी ने। अब रिजर्व है नहीं, नए सिरे से ये रिजर्व अब तीनों मिलके क्रिएट करेंगे। जब भी प्रॉफिट होगा थोड़ा अमाउंट उठा के ये रिजर्व में डाल देंगे, अगर इनको रिजर्व बनाना है। अगर रिजर्व नहीं बनाना है वो तो अलग बात है। तो यहां से इनजस्टिस नहीं होगा ए और बी के लिए। तो यही पॉइंट है हमारा, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लॉस भी रिजर्व में आ जाता है, मतलब लॉसेस भी होते हैं जो बैलेंस शीट में होते हैं। लॉस हो गई वो राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। पुराने पार्टनर की नुकसान को झेलेंगे, नया पार्टनर क्यों लॉस उठाएगा भाई, राइट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। अनलेस क्वेश्चन बोले कि आपको ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, ये लॉस राइट ऑफ नहीं करना, नई बैलेंस शीट में ये एज इट इज जाना चाहिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसकी। फिलहाल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और लॉसेस राइट ऑफ होते हैं। ओके, चलो फिर इसको हम और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के साथ। बेसिक क्वेश्चन, आप आ जाओ पेज नंबर 4.44, इलस्ट्रेशन 48 पे। इलस्ट्रेशन 48 हमारा क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब नया पार्टनर आ रहा है, चेंज इन पीएसआर तो होना ही होना है।
डेथ हो, रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर होता ही है। तो आपका थर्ड चैप्टर सब में अप्लाई होता है। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हैड अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक आपके पास 60,000 एंड 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ही है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट भी बोलेगा तो प्रॉफिट ही है। 60,000 एंड 20,000 सारे क्वेश्चन तो देखो हम कर नहीं सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। डेबिट बैलेंस जब होता है पीएनएल का वो भी इसी में बताऊंगा मैं आपको। ओके अच्छा अभी अच्छा तो डेबिट बैलेंस ही एक बार देखते हैं। देखो कैसे ए एंड बी had balance in general reserve 60,000 and 20,000 in profit and loss account asset side in the balance sheet। आगे पढ़ा तो पता चला ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, ये डेबिट बैलेंस है। कैसे? अच्छा वो ये यहीं पे पॉइंट आ गया, एसेट्स में लिखा हुआ है। जैसे बैलेंस शीट आपकी ये है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, एसेट्स पीएनएल, राइट। डेबिट बैलेंस, एसेट्स, डेबिट बैलेंस, एसेट में कुछ भी लिखा है उसका डेबिट बैलेंस है। तो पीएनएल डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ये लॉस है। लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। अब यहां पे अगर पीएनएल लिखा होता क्रेडिट बैलेंस मतलब ये प्रॉफिट है, राइट। तो प्रॉफिट और लॉस भी अच्छा हुआ ये वाले क्वेश्चन में आ गया। अब इससे ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ये डेबिट बैलेंस है मतलब ये क्या है, ये लॉस है जो भी राइट ऑफ होगा। ओके तो ये दोनों हमारे पॉइंट आ गए, इसको हम करते हैं फटाफट से। कुछ और नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं, सिंपली रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व लाइबिलिटी का आइटम, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है, डेबिट कर दो। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 60,000। ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड रेशो में तो उनके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ए और बी है ना मेरे ख्याल से, हाँ, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, राइट। ओल्ड रेशो इज 5:3। 60,000 को आप 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। उसी तरीके से हमारा लॉस, लॉस को राइट ऑफ करना है, डेबिट बैलेंस है तो इसे खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट। डेबिट का क्रेडिट कर दिया, हो गया 0, 20,000। लॉस कौन उठाएगा, पार्टनर्स, इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। डेबिट करके उनका अकाउंट कम होता है, क्रेडिट करके बढ़ता है। ए इज कैपिटल अकाउंट ड्यू टू मॉडर्न अप्रोच, हमने डिस्कस किया था। ये भी ओल्ड रेशो में कर दो, 5:3 हमारा ओल्ड रेशो है। दैट्स इट। तो जनरल रिजर्व हो गया 37,500, 37,500 ए में क्रेडिट हो गया, और 22,500 बी में क्रेडिट हो गया 5:3 रेशो में, और 20,000 राइट ऑफ हुआ, 12,500, 7,500। दैट्स इट। ओके बहुत बढ़िया, ये वाला दोनों पॉइंट हमारे एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए, ये तो अच्छा ही हो गया चलो अब चलते हैं हमारे मेन रिजर्व्स पे, जिनमें एडजस्टमेंट होता है। पहला रिजर्व आ रहा है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा रिजर्व को फंड लिखे तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वही है, WCR ही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एक ही बात है। अब ये होता क्या है, देखो वर्कमैन के लिए आप एक रिजर्व बना रहे हो, स्पेसिफिक रिजर्व, इसका और कोई काम नहीं है। आप इस अमाउंट को सिर्फ वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए ही यूज करोगे, और कहीं ये रिजर्व यूज नहीं होने वाला है। तो जैसे फैक्ट्री में वर्कर का कुछ एक्सीडेंट हो जाए, गॉड फॉरबिड, जैसे ना हो पर हो जाए, तो आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, तो आप एकदम से बड़ा अमाउंट पे करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि प्रूडेंस अप्रोच, एक रिजर्व बना के रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्या पता हो जाए ऐसा है,
कोई क्लेम आ ही जाए, तो वहां जब क्लेम आएगा तो इस रिजर्व से पैसा उठा के दे देंगे। क्लेम नहीं आएगा तो अच्छी बात है, पूरा रिजर्व हमारे पास, राइट। पैसा तो हमारा ही है, हमने ही अपने प्रॉफिट्स में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है। तो इसके केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं, सारे केसेस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। Illustration 49. Pawan, Raman, Sohan are partners with ratio 4:3:2. Admitted Rohan as a partner for 1/5 share. Change in PSR होना ही होना है. An extract of balance sheet as at 31st March 24 is balance sheet में liabilities में एक reserve given है, workman compensation reserve. रिजर्व कितना है आपके पास? 1,35,000 है। 1,35,000 रिजर्व बना के रखा है हमने, कल को कोई दिक्कत हो तो यहां से पैसा निकाल के हम पार्टनर को, सॉरी एम्प्लॉय को दे देंगे। जर्नल एंट्री पास करनी है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, चेंज इन पीएसआर हो रहा है। चेंज इन पीएसआर होगा तो रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई क्लेम नहीं आया। अच्छा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही बात। अच्छा, हर एक केस में WCR तो डेबिट होना ही है, पूरे अमाउंट से, कोई भी केस हो पूरे अमाउंट से डेबिट होना ही है, खत्म होना ही है। रिजर्व लाइबिलिटी का पार्ट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम को आपने क्या किया? डेबिट हो गया, जीरो, सारा रिजर्व खत्म होना है। और ये सारा रिजर्व किसके अकाउंट में जा रहा है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, पुराने आइटम्स पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में ही जाते हैं, जो कि है 4:3:2। पार्टनर हो गया हमारे पवन, रमन और सोहन, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होते ही इंक्रीज हो जाएगा। पैसा बांट दिया, रिजर्व बांट दिया। 4:3:2 में बांटा, ये हो गया 60, 45, 30। केस 1 डन, केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या बोलता है? इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 45,000, क्लेम आ गया, लाइबिलिटी आ गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या किसी एम्प्लॉय का 45,000 देने होंगे, तो रिजर्व है तो हमारे पास 135 का, इसमें से निकाल के दे देंगे। WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट 1,35,000। अब लाइबिलिटी क्रिएट करना है तो क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो क्रेडिट कर दो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आपने एक लाइबिलिटी अपने ऊपर क्रिएट करी कि पैसा देना है, कितना देना है? 45,000। देखो हर केस में पूरा रिजर्व तो डेबिट होगा ही, तो इसमें से देखो चला गया कुछ अमाउंट 45,000, बाकी जो बच गया उसका आप क्या करोगे? 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एसएस कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा 40, 30, 20। दैट्स इट, इजी। चेंज इन पीएसआर में भी ये सेम काम है, एडमिशन में भी सेम काम है, रिटायरमेंट डेथ में भी सेम, डिट्टो सेम, सब सेम। कितना इजी हो गया। इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 1,50,000, WCR अकाउंट डेबिट, हर केस में मैंने क्या बताया, जितना रिजर्व आपके बैलेंस शीट में आपके पास जो पैसा है उतना ही डेबिट हो जाएगा, 1,35,000। हर केस में वही होगा, चाहे कम क्लेम आए चाहे ज्यादा क्लेम आए। जैसे इस केस में ज्यादा क्लेम आ गया, 1,50,000 का आ गया, हमारे पास तो इतना पैसा रिजर्व में है ही नहीं, 1,35,000 ही है। तो कुछ नहीं करना, जितना बैलेंस शीट में लिखा होगा, जितना अकाउंट में पैसा होगा, उसी को तो आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो ना, उससे ज्यादा थोड़ा ना कर सकते हो। तो 1,35,000 हर केस में सेम ही अमाउंट डेबिट होगा। कोई भी केस हो, बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वही होगा। टू
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया अपने ऊपर, लाइबिलिटी तो आपको उतनी ही क्रिएट करनी होगी जितनी आई है। 1,50,000 फ्यूचर में देना है, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। अब आपको 15,000 जेब से भरना पड़ेगा, तो डेबिट में अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ गया 15,000 तो 1,35,000 प्लस 50,000 1,50,000 और 1,50,000 दोनों बराबर हो गए। अब लिखेंगे क्या, लाइबिलिटी में चेंजेस आ गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पिछली क्लास का देखो रीवैल्यूएशन का टॉपिक आ गया। लाइबिलिटी आपकी 135 तो थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर 15,000 अब और देने पड़ेंगे, ये हमारे पास नहीं था, तो 15,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे लाइबिलिटी में जब चेंज होगा तो रीवैल्यू होगा। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो अपने आप प्रॉफिट या लॉस की एंट्री बन जाएगी। वो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, कोई और पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो यही अपने आप बैलेंसिंग पेयर बन के लॉस क्रिएट हो जाएगा। पी पी इज कैपिटल आर एस, लॉस अपने आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे, तो यही एंट्री डलेगी फिर लॉस की। ओल्ड रेशो में 15,000 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप बांट देना इसको ओल्ड रेशो में, जो कि है हमारा 432 दैट्स। जब लेजर अकाउंट बनाओगे तो अपने आप ये वाली एंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो उसी से बनी है। खत्म, WCR यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो रिजर्व करेंगे दूसरा, ये दो ही हैं बस सारे चैप्टर्स में जिनमें एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR तो हो गया हमारा। अब करेंगे IFR। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। या फिर फंड, अभी बताया रिजर्व हो या फंड हो एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से आ सकता है। अब ये किस लिए होता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लेते हैं 1 करोड़ का। अब आपको अगर ये वैल्यू बढ़ती है, हम करते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, वैल्यू बढ़ने के लिए, फायदा फ्यूचर में। हाँ ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यू शेप में करना है ना, वो सब काम भी है और डॉक्यूमेंटेशन का, जैसे मैं क्लास टीचर हूं ना। हाँ राइट, वो एक बार मैं अभी आ रही हूँ, आप करो। अब जाते जाते ही आप इतना परेशान। हाँ, लास्ट डे कल ही है आपका। सर आई एम वेरी स्टूपिड। क्यों, आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। पीटीएम अलवेज सबने बोला रुक जाओ मैम। ओके, ऑलराइट, लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और आप क्या चाहते हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े फ्यूचर में। बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर घट गई तो हम तो अभी छोटे अमाउंट की बात करें, इन द सेंस की ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। बिजनेसेस में तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी होती है। उसमें जब वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाए तो दिक्कत है, बहुत बड़ा अमाउंट कम हो गया तो फिर आपको इतना बड़ा झटका ना लगे, तो आप क्या करते हो, रिजर्व बना के चलते हो साथ में। रिजर्व का काम ही है कि जब प्रॉब्लम आए तो रिजर्व हमारा काम आए। जैसे घर में भी हम रिजर्व क्यों बनाते हैं, कल को क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो जब दिक्कत आएगी तो रिजर्व काम आएगा। जब दिक्कत नहीं आएगी तो अच्छी बात है, ये भी सेव्ड हमारा अमाउंट और सब अच्छा ही चल रहा है। ऐसी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो सब अच्छा चल रहा है, रिजर्व हमारा ही है। पर जब वैल्यू घट जाएगी ना, तब इसका काम आएगा। राइट, WCR में भी देखो ऐसे ही हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, क्लेम देना पड़ गया, तब काम आया। अगर हमारी हमें कोई क्लेम ना आए तो सारा रिजर्व हमारा ही होता है। राइट, तो यही वाला सीन अब इसमें होने वाला है। कुछ रिजर्व हम बना के चलेंगे अपने एस्टिमेशन के बेसिस पे, 10% बनाए कि 20% बनाए, वो क्वेश्चन ही बता देगा, बना के ही देगा वो। ठीक है, चलो फटाफट से IFR भी कर लेते हैं। IFR का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 50। Sonu, Sumit, Sahil are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. Decide to admit Suhail as a new partner on 1st April 24. Change in TSR होना ही है, reserves distribute होगा फिर। An extract of their balance sheet as at 31st March 24 is
एक्सट्रैक्ट में गिवन है। लाइबिलिटीज में देखो IFR या IFF भी हो तो वो भी सेम ही बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 36,000 का रिजर्व ऑलरेडी आपके पास। इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा था आपने? 4 लाख का। तो आपका एस्टिमेट यही है कि 36 के अराउंड ही फ्लक्चुएट होके कम हो सकता है, बढ़ गया तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो अच्छी बात है। तो केसेस चेक करते हैं, अभी समझ आएगा। केस 1 देखते हैं। हमारे पास IFR कितना है? IFR या IFF 36,000 का रिजर्व हमने मेंटेन करा है और इन्वेस्टमेंट हमारी ऑलरेडी कितने की है? 4 लाख। किसी इन्वेस्टमेंट पे ये रिजर्व बनाओगे क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, राइट? तो वो इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है। अब केस 1 देखते हैं। इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चेंज इन PSR हो रहा है, तो रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम उसी तरीके से। हमेशा IFR जितना गिवन है वो पूरा ही डेबिट होगा। IFR अकाउंट डेबिट 36,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो एंड पार्टनर्स आर ABC। कर लेते हैं फटाफट से। ABC's कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो 4:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 16, 12, 8, 16,000, 12,000 एंड 8,000। नो, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सेकंड केस देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख, ऑलरेडी कॉस्ट कितना है हमारे पास? 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो रिजर्व का क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम एंट्री, ये सेम एंट्री डल जाएगी। यही होना है 36,000 का। देन केस 3 देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,82,000, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट गिर गया, 3,82,000 का हो गया। मतलब हमें 18,000 का नुकसान हो गया, इसी दिन के लिए रिजर्व बनाया था हमने। तो फटाफट से अब देखते हैं। हर केस में IFR अकाउंट डेबिट 36 से ही होगा जितना हमारे पास रिजर्व है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे कम करना है तो क्रेडिट कर दो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितने से कम करना है? 18,000। हमारे पास तो 36,000 पड़ा हुआ है, 18 तो आराम से हो ही जाएगा। बचा हुआ 18,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो टू ABC 4:3:2, that is 864, 8,000, 6,000 and 4,000, 864। ठीक है, बिल्कुल सही। तो केस 3 तक हमारा हो गया। अब केस 4 देखते हैं। केस 4, fourth case says if the market value of investment is 3,46,000, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ज्यादा गिर गई। कितने से गिर गई हमारी? 54,000 से गिर गया। हाँ बिल्कुल सही। तो हमारे पास रिजर्व तो 36,000 का, ये IFR इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा गिर गया, 54,000 से गिर गया। हम तो 36 के लिए रेडी थे, और कोई बात नहीं, एंट्री तो डालनी ही पड़ेगी। IFR अकाउंट डेबिट, वो तो 36,000 से ही होगा। टू इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यू गिराओ भाई, जितनी गिरी है गिरानी ही पड़ेगी, वैल्यू चेंज तो 54 से ही करनी पड़ेगी। तो 54,000 से हमने गिराया। अब अपने आप आंसर आएगा। कौन नुकसान उठाएगा? यहाँ पे पार्टनर्स ही नुकसान उठाएंगे, और कोई तो उठाएगा नहीं। रीवैल्यू में डाल के 18 का ही हुआ, कितने का? हाँ 18 ही हुआ है। हाँ, रीवैल्यू में वैल्यूएशन चेंज करेंगे और फिर लॉसेस पार्टनर में डाल देंगे, जैसे WCR में किया। रीवैल्यूएशन, एसेट्स की वैल्यू जितने से भी चेंज है, रीवैल्यूएशन में तो डालना ही पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अरे इसे क्या हो गया? अकाउंट डेबिट 18 ही होता है ना, प्लस माइनस गलत तो नहीं कर रहा हूं, चेक कर ले। 18 ही है। हाँ सही सही है, बिल्कुल सही है। ओके,
अब रीवैल्यूएशन में नुकसान पहुंचा और ये अपने आप बैलेंसिंग फिगर लेजर अकाउंट में आ जाता है। एंट्री डालनी है तो डेबिट का क्रेडिट, अगर एक ही पॉइंट है और रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हो तो यही एंट्री बन जाएगी लॉस की, 18,000, बाकी ये लॉस उठाएगा कौन? एबीसी ओल्ड पार्टनर्स। 432 चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, 18,000 का रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और एंट्री आप डाल देना ओल्ड रेट। अगर बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी, राइट नेसेसरी एंट्रीज, तो आपको फिर ये वाली एंट्री डालनी, नेसेसरी में फिर ये भी आ ही जाएगी, राइट। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस आपने करी ली होगी, तो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री जो होती है वो यही है, राइट। लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन कर ही लिया था। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,36,000, ये आया ना केस जिसमें वैल्यू बढ़ गई। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 4,36,000 हो गया, 36 का फायदा हो गया, तो अच्छी बात है। तो IFR तो हर केस में, देखो सारे केस कर लिए, हर केस में जितना है 36,000 पूरे से ही डेबिट होके खत्म हो जाएगा। और ये पूरा रिजर्व हमारे पास ही है। रिजर्व तो नुकसान में काम आते हैं ना, नुकसान हुआ ही नहीं, फायदा हो गया, तो रिजर्व वहीं का वहीं है। तो क्या होगा रिजर्व का? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। फर्स्ट वाली एंट्री जैसे थी वैसी डल जाएगी। हमें तो दूसरी एंट्री डालनी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज करने के लिए ना, उसकी वैल्यू बढ़ तो रही है, तो वो एंट्री कितने डलेगी? कितने से बढ़ी? 36,000। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, जैसे प्लस को प्लस करोगे बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट को 4 लाख से बढ़ाना है, 4,36,000, 36,000 पे ले जाना है, 4,36,000। तो 4 लाख में आप 36,000 और प्लस कर दो, डेबिट में डेबिट कर दो, प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी एसेट है, उनका डेबिट बैलेंस है, डेबिट को डेबिट करोगे बढ़ जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स रीवैल्यू हो गई। अब तो ये फायदा है, फायदा पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो एंट्री अपने आप बनेगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट का डेबिट होके कैंसिल 36,000, और ये फायदा पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। अब तो आपको समझ आ गया होगा, बैलेंस शीट के आइटम सारे ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जाते हैं सारे ओल्ड आइटम। बैलेंस शीट के पॉइंट से कोई भी पॉइंट से आपका कोई ट्रीटमेंट है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के सारे आइटम ओल्ड ही है, ओल्ड बैलेंसेस है। तो ये एसेट और लायबिलिटी है, ये तो बैलेंस शीट के आइटम्स है ना, उन्हीं में चेंज हो रहा है। रिजर्व्स वो भी बैलेंस शीट के आइटम है, लॉसेस वो भी बैलेंस शीट के आइटम है, तो सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जाएगा। लो भाई, ये वाला काम भी हमने कर दिया खत्म। बस यही है हमारे एडजस्टमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स में सेम है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन में नहीं, वहां तो अलग ट्रीटमेंट देखेंगे हम, पर काफी हद तक वहां पे भी चीजें सेम मिल जाती है। पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट एक जैसे ही बनता है। तो ठीक है भाई, ये सब अब आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब उस पॉइंट पे चलते हैं जब मैंने बताया था कि एक्सेप्शन होता है जब रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, वो वाले पॉइंट पे अब आ जाते हैं। क्योंकि आप इन क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि जब वो वाला पॉइंट आता है तो आप रिवैल्यूएशन बना के आ जाते हो, उसी की जर्नल एंट्री लिख के आ जाते हो, जीरो मिलेंगे, करना ही नहीं है वो। ओके, रेस्ट अभी हम यहाँ कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट ही बचा था हमारा। अच्छा, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हमें पता ही है। WCR का कॉन्सेप्ट देख लिया, IFR का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम पॉइंट कर रहे हैं कि जब रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, हमें एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, हमें क्वेश्चन बता देगा कि बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ठीक है, जैसे आपका रिजर्व है, रिजर्व, जनरल रिजर्व ले लेते हैं, 1 लाख है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। जब भी चेंज इन PSR होता है, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, है ना, IFR, WCR, कोई भी रिजर्व हो, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा कि भाई आपको बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व्स वगैरह चेंज नहीं करनी, तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें एज इट इज ये रिजर्व्स लायबिलिटी में आ जाएंगे।
क्योंकि रिजर्व बनाते हैं हम, काफी टाइम लगता है, काफी साल लगते हैं ऐसे रिजर्व्स हमारे तैयार हुए हैं। बहुत सालों के प्रॉफिट्स थोड़ा थोड़ा जोड़ के हमने रिजर्व बनाए। अब सारे रिजर्व जीरो कर दिए और मानो अगले साल ही कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास रिजर्व तो है ही नहीं, जीरो है ना। तो प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व्स को वहीं रहने दो, बैलेंस शीट में रहने दो। अब इससे होगा क्या, किसी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स जो उसको मिलने चाहिए थे उसे नहीं मिले, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा हमने, और फ्यूचर में उसका रिजर्व से रिलेटेड दिक्कत हो गई, अमाउंट कम हो गया। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, ए बी सी, सी एडमिट हुआ था 1:1:1, ए और बी पहले पार्टनर्स थे 1:1 के। तो हमने जो छोटा सा एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था वही करते हैं। जनरल रिजर्व इन दोनों का 3 लाख था, 5 साल की मेहनत, 3 लाख रुपए इन दोनों ने मिलके रिजर्व जनरेट कर लिया था। ओनरशिप, ए और बी की ओनरशिप इस 3 लाख में कितनी है, आधी आधी, जो कि 1:1 रेशो है, राइट, 1.5 लाख 1.5 लाख। अब हम बोल रहे हैं रिजर्व्स को एज इट इज रहने दो, नई बैलेंस शीट में भी 3 लाख रिजर्व ही होना चाहिए। जब चेंज इन पीएसआर हो जाए उसके बाद भी, मतलब ए बी सी, सी के आने के बाद भी बैलेंस शीट में ये रिजर्व रहने दो। तो इसमें तो अब सी का भी ओनरशिप आ गया 3 लाख में, उसने तो कुछ किया ही नहीं, इतने साल मेहनत किसने करी, ए और बी ने करी, है ना। इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा 50,000 सी को मिल गया और बी का भी 50,000 सी को मिल गया बैठे बैठाए। तो फ्यूचर में सी की ओनरशिप इस 3 लाख में भी हो गई, 1 लाख रुपए अब सी के भी है। तो ये क्या करेगा, अभी ये 1 लाख पे कर दे इन दोनों को, फ्यूचर में 1 लाख उसको मिल ही रहा है रिजर्व्स में, तो बात तो एक ही हो जाएगी ना। तो यहाँ हम ये करने वाले हैं, अभी सी ए और बी को सेटल कर देगा, पे कर देगा, फ्यूचर में उतना ही अमाउंट उसको जनरल रिजर्व में मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे रिजर्व्स भी मेंटेन रहेंगे। तो बात तो एक ही है ना। तो सी अभी कैसे पे करेगा वो हमें देखना है। तो हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। जनरल रिजर्व हमारा 1 लाख है, कंटिंजेंसी रिजर्व हमारा, कंटिंजेंसी मतलब फ्यूचर में कोई आपदा आ गई उसके लिए भी आपने रिजर्व बनाया हुआ है, 50,000 इसको ले लेते हैं। बाकी कोई भी रिजर्व हो, WCR IFR ऐसे करके कोई भी रिजर्व आ सकता है, ठीक है। जितने भी रिजर्व है वो आप ऐड कर दो, ये पैसा मिलना है पार्टनर्स को तो ऐड ही होगा टोटल अमाउंट में। कोई लॉस है तो माइनस कर दो, क्योंकि लॉस भी एज इट इज फिर नई बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू। ये सेंटेंस यूज कर लिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, लेजर बना दिया, तो मतलब जर्नल एंट्री कर दिया आपने, जर्नल एंट्री के बाद ही तो लेजर बनता है। जर्नल एंट्री कर दी तो इसका मतलब बुक वैल्यू चेंज कर दिया आपने, डिफरेंस अमाउंट से जर्नल एंट्री डलती है, जर्नल एंट्री डलते ही अमाउंट चेंज होगा ही होगा अकाउंट में, तो वो करना ही नहीं है हमें। तो हम ऐसे वर्किंग नोट में चेक करेंगे, ऐसे ना वर्किंग नोट बना लेंगे हम, वर्किंग नोट कि कितने अमाउंट का होना चाहिए था, जनरल रिजर्व मिलना था, जो मिलना है वो ऐड करते जाओ, और जो लॉस है वो राइट ऑफ करते जाओ। जैसे माइनस कर दो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर ऐसे करके जो होता है वो लेस होता है तो वो कर दो। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, वो भी लॉस होता है, पीएनएल डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है वो ऐड हो जाता अगर डेबिट है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं डेबिट का। तो ऐसे करके आप नेट इफेक्ट निकालोगे, नेट इफेक्ट कितना हुआ, ठीक है। हमने एंट्री थोड़ा डाली है, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बैलेंस शीट में एज इट इज ये सारी चीजें आएंगी, हम बस नेट इफेक्ट देख रहे हैं। 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख, 1.5 लाख में आप 10 और 20 30 माइनस कर दो, 1,20,000, 1.5 लाख में हमने 30,000 माइनस कर दिया। अब ये जो 1,20,000 आया ना, इसको एग्जैक्टली गुडविल ट्रीटमेंट करोगे आप, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में इसको करोगे जैसे गुडविल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि कोई पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो कंपनसेट कर दे खरीदने वाला पार्टनर बेचने वाले पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही करना है, एग्जैक्टली गुडविल ट्रीटमेंट करना है इस नेट इफेक्ट में। 1,20,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जैसे गुडविल करते हो, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000 होता, तो उसमें जो ट्रीटमेंट आप करते हैं एग्जैक्टली वही करना है।
ये तो पुराना टॉपिक बन गया। तो मतलब पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर, जैसे हमारे केस में गेनिंग है, नया पार्टनर सी है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ए और बी अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो आपको चेक करना होगा ना, राइट। तो एग्जैक्टली गुडविल ट्रीटमेंट करना आ गया आंसर। इसका मतलब फ्यूचर में जो सी को पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है रिजर्व्स का, लॉस भी फिर उसके होंगे, तो नेट इफेक्ट ही तो देखेंगे ना। लॉस माइनस हो, लॉस भी तो उसके होंगे फ्यूचर में, जो हम चेंज ही नहीं कर रहे, वरना लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। तो सी फ्यूचर में नेट इफेक्ट उसको मिल ही रहा है पैसा, नेट पॉजिटिव ही आंसर है। तो आज वो कंपनसेट कर रहा है ए और बी को, आज वो पैसा दे रहा है, बाकी सेम अमाउंट उसको फ्यूचर में रिजर्व में मिल ही रहा है। तो इससे क्या हुआ, देखो एक भी हमने एंट्री ऐसी नहीं डाली है जिसमें जनरल रिजर्व लिखा हो या कोई लॉस लिखा हो, ना जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व, सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं, कोई भी रिजर्व की वैल्यू चेंज नहीं हुई, कोई भी लॉस की वैल्यू चेंज नहीं हुई। एंट्री डली है कैपिटल अकाउंट से, किसी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और किसी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। कैपिटल अकाउंट में एक दूसरे में इन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इतना इजी है ये। सेम पॉइंट हमारा उसमें भी लगेगा, जब वो बोल रहा है कि बुक वैल्यू चेंज मत करो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो इसी नेट इफेक्ट में हम क्या कर देंगे, जो फायदे वाला सिचुएशन है वो ऐड कर दो। जैसे वर्किंग नोट आप ऐसे फिर बनाओगे, रिवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है, सारे एसेट और सारे लायबिलिटी एज इट इज जाने चाहिए नई बैलेंस शीट में। तो रिवैल्यूएशन में आप एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू जो चेंज करते हो नहीं करनी चेंज, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, जैसे एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा, तो जितने से बढ़े, जैसे 1 लाख था पहले बिल्डिंग, अब 1,10,000 रिवाइज वैल्यू है, तो आपको 10,000 से रिवैल्यूएशन नहीं लिखना है, यहाँ पे बस प्लस कर देना है। फायदा तो प्लस करना है, नुकसान हो तो माइनस। एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो नुकसान होगा, माइनस कर देना। कोई फर्नीचर की वैल्यू मान लो जैसे 5,000 से कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन में नहीं डालना है। रिवैल्यूएशन में डालना मतलब जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री डालना मतलब वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज नहीं करनी है। क्वेश्चन आपको बता ही देगा, डू नॉट चेंज बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज रिजर्व्स वगैरह सब बोल देगा। तो रिजर्व्स में ये भी ऐड कर देना, सिर्फ एसेट लायबिलिटी का पॉइंट हो तो सिर्फ अलग से वर्किंग नोट इनका बना देना। अब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो नुकसान, माइनस मान लेते हैं 15,000, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर घट जाए, जैसे क्रेडिटर को पे नहीं करना, तो फायदा, मतलब फायदे प्लस करने, नुकसान माइनस करना है, मान लेते हैं 50,000। तो ऐसे अब नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट हुआ क्या, ये हुआ कि 10,000 पॉजिटिव, ये 5,000 पॉजिटिव, 10,000 नेगेटिव, 40,000, 40,000 पॉजिटिव। तो 40,000 को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग एग्जैक्टली गुडविल ट्रीटमेंट में कर देना, राइट। गुडविल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू और रिजर्व्स की वैल्यू चेंज ना करते हुए नई बैलेंस शीट में एज इट इज पुरानी बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो गया, जो नेट इफेक्ट होना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया। तो बात तो सेम ही है ना, या तो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालो, प्रॉफिट ले लेते हैं, या चेंज मत करो, पार्टनर्स एक दूसरे के बीच में एडजस्टमेंट करेंगे सेम अमाउंट से, तो हमें इफेक्ट तो वही मिलेगा जो रिवैल्यूएशन में मिलना चाहिए, बट एसेट्स और लायबिलिटी और रिजर्व्स वगैरह और लॉसेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा नए बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो बात वही रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि डू नॉट चेंज बुक वैल्यू और पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये सिंगल एंट्री तो डाली है आपने, एक एंट्री जिसमें एडजस्टमेंट हो गया रिजर्व्स का भी और रिवैल्यूएशन का भी, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब अगर गुडविल भी इसमें गिवन हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वो भी इसी में ऐड कर दो, अलग से एंट्री क्या डालने की जरूरत। मान लो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,00,000, ये भी तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में ही करना होता है, इसी में ऐड कर दो। जब नेट इफेक्ट को ही आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में ही कर रहे हो, तो इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को भी इसी में ऐड करके जो भी नेट इफेक्ट आया आप एक ही एंट्री कर दो। नहीं करना चाहते हो तो नेट इफेक्ट की ये एंट्री करोगे, फिर जब गुडविल ट्रीटमेंट करोगे आप, गुडविल ट्रीटमेंट में सेम वही एंट्री डल जाएगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बट 1,00,000 से।
है ना, गुडविल ट्रीटमेंट भी तो करना ही होता है। अगर टोटल गुडविल 1 लाख है तो उसको तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में करना है। तो इसी एंट्री में जोड़ के कर दो, जब सेम ही एंट्री डलनी है या अलग से डालना है, सेम एंट्री डल जाएगी। 1 लाख इंटू सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, अलग से करना हो अलग से भी कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया सारे रिजर्व्स का, लॉसेस का, WCR और IFR भी हो गया। तो छोटी सी बात एक करके खत्म कर देते हैं ये वाला टॉपिक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक ही बात है, दोनों ही रिजर्व हैं। एक होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, PF, प्रोविडेंट फंड। ये रिजर्व नहीं है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कहीं फंड देख के कि भाई WCR F भी होता है, IFR F भी होता है, फंड भी होता है, तो ये भी हमारा रिजर्व है? नहीं, ये एम्प्लॉइज का पैसा है। एम्प्लॉइज जो हमारे बिजनेस में काम करने आ रहे हैं। PF नहीं सुना आपने, PF का पैसा? ये PF का पैसा एम्प्लॉइज का होता है। ये कोई हमारा पार्टनर्स का रिजर्व नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एम्प्लॉइज का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो डंडा लेके आ जाएंगे, वो हमारा पैसा कहाँ बांट रहे हो। तो ये तो लाइबिलिटी होता है, ये सिंपली लाइबिलिटी है और कुछ भी नहीं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट बैलेंस शीट में एज इट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में शो होता रहेगा ये, है ना। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। एम्प्लॉय PF तो हम तब पे करेंगे जब PF का पैसा निकाल लेंगे एम्प्लॉइज, तो हमें उनको देना है, या जब जॉब चेंज करते हैं तो उनका दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, मतलब दूसरा कंपनी में जब PF का अकाउंट इनका ट्रांसफर होगा तो फिर हमें तो वहां देना है। जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम नहीं करने वाले इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन। ये कोई रिजर्व नहीं है, ये लाइबिलिटी है, इस चीज को याद रखना। कहीं रिजर्व सारे बांटे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी बांट दिया, फंड देख के रिजर्व ही है ये, नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। लाइबिलिटी एज इट इज अगली बैलेंस शीट में जाएगा, इसको मत बांटना सारे चैप्टर्स में। तो ये रिजर्व्स के तो पॉइंट, तो क्वेश्चंस भी आपको सेम मिलेंगे, चेंज इन PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में, सब में सेम क्वेश्चंस है, क्योंकि टॉपिक डिट्टो सेम है, 1% इधर उधर नहीं है, सब सेम है। तो अब हमने रिजर्व्स वगैरह का सब कर लिया, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल एडजस्टमेंट अब करके फटाफट खत्म करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट सब बनाएंगे। चलो ठीक है, ओके।